Hello, my dear children. Welcome back to the channel Connect to Commerce. And today, let's conclude the planning chapter by discussing its advantages and limitations. We have already done, bachcho, the features of planning. We have done all types of plans. We have done the planning process. And now we have to see कि when any management परफॉर्म्स दिस फंक्शन ऑफ प्लानिंग तो क्या मैनेजमेंट को उससे कुछ फायदे होते हैं या कुछ उसके रिलेटेड लिमिटेशंस भी हैं, तो वो सारी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये देखिएगा कि कभी भी प्लानिंग के लिए वर्ड डिसएडवांटेजेस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली प्लानिंग की कोई डिसएडवांटेजेस नहीं होती। प्लानिंग एक बहुत ही यूजफुल फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे लिमिटेशंस। तो जो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो प्लानिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या जो हर्डल्स आते हैं मैनेजर्स के सामने ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लानिंग फंक्शन, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो नेवर एवर यूज द वर्ड the disadvantages of planning, because planning has no disadvantages at all. So we will discuss advantages and limitations of planning. So let's look here that these are the points of importance I have written here. Planning provides direction, it reduces the risk of uncertainties, it facilitates decision making, it establishes the standards for controlling, it promotes innovative ideas, and it reduces overlapping and wasteful activities. अब हर एक बेनिफिट के साथ मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिख दिए हैं। बच्चों ये कीवर्ड्स जो हैं मैं एनसीईआरटी से लेकर यहाँ पर लिखती हूँ और इन्हीं कीवर्ड्स की बेसिस पे आप हमेशा सारे आंसर्स करेंगे। एनसीईआरटी को आपको बेस मान के चलना है हमेशा ही, ठीक है। तो अब सबसे पहली बेनिफिट देखते हैं कि प्लानिंग डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है। तो हमने अभी प्रोसेस तो कर ही रखा है, तो प्रोसेस का हमने पहला स्टेप ही देखा था कि प्लानिंग में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन किए जाते हैं कि व्हाट आर द स्पेसिफिक टारगेट्स दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अचीव। तो जब वो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स डिटरमाइन किए जाएंगे तो उसमें यह तय होता है कि व्हाट शुड बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। तो बिल्कुल क्लियर है कि पहले स्टेप से ही प्लानिंग क्या प्रोवाइड करना शुरू कर देती है, डायरेक्शन। कि when the management starts performing the planning function, it actually starts giving direction to all the people working in the organization. So this benefit we can have from the very first step of planning, that planning provides directions. फिर उसके बाद हमने दूसरा स्टेप करा था, आपको याद होगा, प्लानिंग प्रेमिसेस से रिलेटेड। तो अब प्लानिंग कैसे प्रोसीड होती है कि आगे की असम्पशंस की जाती हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की। और जब ये असम्पशंस की जाती हैं तो उससे क्या होता है कि जो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज हैं उनको मैनेजमेंट प्रिडिक्ट कर लेती है। अब उनको एलिमिनेट तो नहीं कर सकती है, फ्यूचर तो अनसर्टन होता है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं वो तो मैनेजमेंट डिसाइड कर लेती है। उनको एलिमिनेट नहीं कर सकती लेकिन उनको एटलीस्ट रिड्यूस तो कर सकती है। हम देखते हैं बच्चों के किस तरह से बहुत सारे रिजर्व्स एंड प्रोविजंस बनाए जाते हैं। आपने अकाउंटेंसी में पढ़ रखे हैं, रिजर्व फॉर प्रोविजंस और रिजर्व्स फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स एंड सो ऑन। तो जो भी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज होती हैं उनको डील करने के लिए अभी से ही मैनेजमेंट प्लानिंग शुरू कर देती हैं। तो प्लानिंग का दूसरा बेनिफिट क्या है कि प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। हाउ? बाय मेकिंग प्लानिंग प्रेमिसेस assumptions about the future with the help of which प्लानिंग से रिस्क एलिमिनेट नहीं होते लेकिन एटलीस्ट रिस्क रिड्यूस हो जाते हैं और बहुत सारे उनको डील करने के तरीके जो है वो उस फंक्शन से पता चल जाते हैं। फिर उसके बाद हमने जो मेन प्लानिंग प्रोसेस के जो बीच के 3 स्टेप्स थे मैंने उसमें बताया था कि वो एक्चुअल प्लानिंग स्टेज है जिसमें डिसीजन लिए जाते हैं, जिसमें बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। तो उसी वाले स्टेप से अब हम क्या बेनिफिट देख सकते हैं कि प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डेफिनेटली मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इफ देयर आर नो ऑल्टरनेटिव्स देन देयर इज नो नीड ऑफ प्लानिंग, because the alternatives exist for so many things and the function of planning chooses the best alternative out of the various alternatives available। तो इसीलिए प्लानिंग किस में मदद करती है, डिसीजन मेकिंग में मदद करती है, क्योंकि प्लानिंग में पहले ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं, फिर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाता है और फिर उसका फॉलो अप किया जाता है। उसके बाद है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। हमने फिर एक प्रोसेस में एक स्टेप देखा था, फॉलो अप। तो जब फॉलो अप किया जाता है तो फॉलो अप में यही देखा जाता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन उसके लिए सेलेक्ट किया गया, और अब ये देखा जाएगा कि वो जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है
वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं। तो विद दिस फॉलो अप क्या इंपॉर्टेंस आ गई, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। देन प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब जब ये सारी चीजें की जाएंगी, प्लानिंग प्रेमिसेस डिटरमाइन की जाएंगी, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमाइन किया जाएगा। प्लानिंग का एक फीचर हमने कर रखा है कि प्लानिंग जो है वो मेंटल एक्सरसाइज है। तो ऑल द टाइम during the making of different types of plans, all the managers try to innovate something new or the other. तो प्लानिंग क्या करती है, इनोवेटिव आइडियाज को, इट गिव्स बर्थ टू द इनोवेटिव आइडियाज, क्योंकि हर प्लानर ये प्लान करता है कि किस तरह से हमें दूसरों से अच्छा अपने आप को साबित करना है। तो प्लानिंग, बिकॉज इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज, इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, it reduces overlapping and wasteful activities. Overlapping and wasteful activities कब होती हैं, जब हमारे पास किसी भी चीज का कोई प्रॉपर प्लान नहीं होता ना, और हम एट रैंडम डिसीजन लेते हैं, तो हम उसको उसी तरीके से करते हैं जो हमें उस टाइम समझ में आता है। लेकिन जब हम प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं तो हम उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में करते हैं। तो प्लानिंग से हर तरह का कंफ्यूजन दूर हो जाता है, हर तरह की क्लैरिटी आ जाती है थॉट्स में और एक्शंस में। और इसी वजह से कहा जाता है कि प्लानिंग का क्या बेनिफिट है कि किसी भी तरह की ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, किसी भी तरह की वेस्टफुल एक्टिविटीज जो है वो सारी दूर हो जाती हैं बाय परफॉर्मिंग द प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो दिस इज हाउ वी कैन कोरिलेट that with the help of the features of planning, that with the help of the various steps that are performed during the process of planning, we can see that these are the keywords that helps to explain what are the benefits of planning. अब डिस्कस कर लेते हैं limitations of planning. ये जो ब्लू कलर से सारी लिमिटेशंस मैंने लिख रखी हैं और रेड कलर से मैंने सारे कीवर्ड्स लिख रखे हैं जिसकी हेल्प से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट्स। प्लानिंग इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। Planning does not guarantee success. Planning does not work in the dynamic environment. Planning reduces creativity and planning leads to rigidity. अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है और हमें ये सारी लिमिटेशंस ऑलरेडी पता भी हैं कि ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग में, क्योंकि प्लानिंग एक फ्यूचरिस्टिक एक्सरसाइज है जो कि प्रेजेंट में की जाती है रिलेटेड टू फ्यूचर। तो उसके लिए अभी बताया बहुत सारी अजम्पशंस करनी पड़ती हैं, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें मिलकर मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, उनको बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, उनको बहुत सारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं। तो डेफिनेटली उन सारी चीजों में सर्वेस करने पड़ते हैं, डेफिनेटली उन सारी चीजों में खर्चे तो होंगे ही होंगे और ह्यूज कॉस्ट जो है प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है ही है बच्चों, और कभी कभी तो प्लान बनाते बनाते इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है कि ये माना जाता है दैट द टाइम इन मेकिंग द प्लान बिकम्स मोर देन द टाइम स्पेंड टू इम्प्लीमेंट इट। तो इतना ज्यादा टाइम अगर हम प्लानिंग में ही वेस्ट कर देंगे तो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन का तो टाइम ही नहीं बचेगा। तो टाइमली डिसीजंस भी तो लेने होते हैं ना, टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, तो इसीलिए उसके लिए टाइमली प्लानिंग भी जरूरी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मैनेजमेंट टाइमली प्लानिंग नहीं कर पाती, या जब वो प्लानिंग करती है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट हो चुकी होती हैं या उन्हें कोई और अवेल कर चुका होता है। तो इसीलिए प्लानिंग को क्या कहा जाता है कि ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फिर उसके बाद डज नॉट गारंटी सक्सेस। डेफिनेटली ये तो बहुत ही लॉजिकल उसका लिमिटेशन है कि क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्शंस हम करते हैं, मैनेजमेंट क्या करती है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस करती है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाता है। उसको लगता है कि हमने बहुत अच्छे से सब कुछ प्लान आउट कर रखा है, लेकिन एक्चुअली क्या होना है या क्या होता है वो तो किसी को भी नहीं पता। तो कितनी भी एक्यूरेसी से हम प्रेडिक्शंस कर ले, लेकिन प्लानिंग जो है वो सक्सेस गारंटी नहीं करती है। और उसका रीजन यहाँ पे मैंने रेड कलर से लिख रखा है, प्रीवियसली प्लान जो कर चुके होते हैं वो उन्हीं प्लान्स को दोबारा यूज कर लेते हैं। ज्यादातर ये देखा जाता है कि मैनेजमेंट्स क्या करती हैं कि जो पिछले साल प्लान्स यूज करे थे उन्हीं को फिर यूज कर लेते हैं, क्योंकि पीपल रेजिस्ट द चेंजेस। इफ दे वांट टू ब्रिंग द चेंजेस पीपल विल रेजिस्ट इट। लेकिन ये श्योरिटी तो नहीं है दैट समथिंग दैट हैज वर्कड अर्लियर विल वर्क नाउ आल्सो। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होता है कि वो प्रीवियसली ट्रायल एंड टेस्टेड प्लान्स को दोबारा यूज करने की वजह से प्लानिंग जो है वो सक्सेस को गारंटी नहीं करती है। फिर दे रखा है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन द डायनामिक एनवायरनमेंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है
कि यहाँ पे सक्सेस जो गारंटी नहीं होती है वो प्रीवियसली जो मेड प्लान्स होते हैं उनको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, इसलिए सक्सेस नहीं होती है। लेकिन डायनामिक एनवायरनमेंट में आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि हमने एनवायरनमेंट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इतनी सारी चेंजेस होती हैं एनवायरनमेंट में, और वो सारी चेंजेस जो हैं वो कंट्रोल में ही नहीं होती हैं मैनेजमेंट के, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो सारे, और उनको अगर 100% एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट भी कर लो पर वो पॉसिबल ही नहीं है कि जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही सब कुछ हो गया। तो अगर प्रिडिक्शंस में कोई परेशानी होती है, अगर एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत फास्ट होती हैं, अगर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे अराइज हो जाते हैं जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में ही नहीं होते, तो उसकी वजह से प्लानिंग वर्कआउट नहीं करती है। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, डज नॉट वर्क इन द डायनामिक एनवायरनमेंट। reduces creativity। अब आप कहेंगे कि एक तरफ तो मैम आपने बताया था कि प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, और अब आप कह रही हैं कि प्लानिंग reduces creativity। अब इसको ध्यान से समझने की बात है बच्चों कि इनोवेटिव आइडियाज तो टॉप मैनेजमेंट जो है ना वो प्लान बनाती है, और ज्यादातर मिडिल और लोअर लेवल उसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो reduces creativity किसकी हो रही है? लोअर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हो रही है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, इतना पैसा लगा के, इतना टाइम लगा के जो टॉप मैनेजमेंट प्लान्स बनाती है ना, तो वो फिर मिडिल और लोअर लेवल को अलाउ नहीं करती है कि वो उन प्लान से डेविएट हो जाए, या उनको ये मौका ही नहीं देती है कि वो उसमें कुछ ऐड कर दें। तो इसीलिए जो मिडिल और लोअर लेवल है उनके लिए ये ड्रॉबैक है कि प्लानिंग रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी, और टॉप मैनेजमेंट के लिए ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है दैट इट प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। फिर उसके बाद लास्ट है लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी फिर वही, क्योंकि इतना ह्यूज कॉस्ट और टाइम इन्वॉल्व होता है, तो प्लान्स वंस मेड आर नॉट चेंज्ड। ज्यादातर मैनेजमेंट्स अपने प्लान्स को चेंज नहीं करती हैं, तो वो कोई डिस्क्रिशन अलाउ नहीं करती है मैनेजर्स को टू डेविएट फ्रॉम दीज प्लान्स और टू ऐड ऑन समथिंग टू दीज प्लान्स। तो इसी वजह से क्या होता है कि प्लान्स फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हैं, उसमें रिजिडिटी एलिमेंट आ जाता है। तो लेकिन आप ये देख सकते हैं बच्चों कि कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, टाइमली डिसीजन लेके इस प्रॉब्लम को भी दूर किया जा सकता है। अगर फ्यूचर को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ या अच्छी प्रेमिसेस के साथ प्रेडिक्ट किया जाए तो कुछ गारंटी ऑफ सक्सेस भी मिल सकती है। डायनामिक एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करने की अगर ट्रेनिंग दी जाए तो भी प्लानिंग जो है यूजफुल रिजल्ट्स दे सकती है। क्रिएटिविटी को अगर मैनेजर्स को लोअर और मिडिल लेवल के कुछ डिस्क्रिशन अलाउ कर दिया जाए तो उसमें क्रिएटिविटी भी ऐड हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी लाई जा सकती है। तो ये जितनी भी लिमिटेशंस है ना, एक्चुअली दीज आर नॉट द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, दीज लिमिटेशंस कैन बी ओवरकम्ड, बट in a nutshell we can say that actually planning is a very useful exercise and it gives these benefits to any of the organization which performs this function with dedication and perfection। clear? तो बच्चों अब ये जो limitations और advantages हैं इसमें से भी केस स्टडीज आती हैं। देखो कभी भी ना कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग, एक्सप्लेन लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो अब मैं आपको ना बच्चों सारे टॉपिक्स तो पूरे हो ही गए, और जो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग था उसके भी, अब टाइप्स ऑफ प्लान्स है उसके क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ साथ डिस्कस कर लिए थे। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं 2-3 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूं कि एडवांटेजेस और लिमिटेशंस पे किस तरह का क्वेश्चन इनडायरेक्ट आ सकता है या केस स्टडी आ सकता है। तो वो अब आप स्क्रीन पे देखेंगे 2-3 questions. I will read out before you, but I will not tell you the answer. Consider this as an assignment for you, so that you should also judge yourself that whether you are able to understand the topic in depth. आपको सारी चीजें ठीक से समझ में आ गई या नहीं, उसके एडवांटेजेस या उसके लिमिटेशंस। तो बच्चों मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ some questions related to past year CBSE बोर्ड एग्जाम्स, कि उसमें किस तरह से फीचर्स ऑफ प्लानिंग पे या एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग पे या लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप अपने स्क्रीन पे देखिए, ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। मैं आपसे आंसर डिस्कस नहीं करूंगी, एंड ऑफ द क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ कि स्टेट 2 लिमिटेशंस एंड 2 फीचर्स ऑफ प्लानिंग डिस्कस्ड अबव। तो ये पूरी केस स्टडी आप पढ़ेंगे और इसमें आप पढ़ते पढ़ते कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेंगे कि इसमें से कौन सी 2 लिमिटेशंस हैं और कौन से 2 फीचर्स हैं प्लानिंग के जो इसमें हाईलाइट किए गए हैं। आप इसको अपना असाइनमेंट मान लीजिए छोटा सा, कि इसकी बेसिस पे आप किस तरह से प्लानिंग टॉपिक से रिलेटेड आंसर कर सकते हैं। फिर
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों स्क्रीन पे कि यहाँ पर भी एक छोटा सा केस स्टडी है जिसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये केस स्टडी टाइप है लेकिन एमसीक्यू में। तो इसमें 4 ऑप्शंस दे रखी हैं कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज एंड प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। और क्वेश्चन में पूछा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग जो इस पैराग्राफ में बताई गई हैं वो आइडेंटिफाई करिए। तो ये सारे जो भी कीवर्ड्स मैंने अभी आपसे डिस्कस करे, उन्हीं कीवर्ड्स की बेसिस पे आप इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे। ये तो सिर्फ एक ही नंबर का क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं बच्चों, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में, चाहे वो केस स्टडी के फॉर्म में, या वो फिर सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द टॉपिक एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो साथ साथ बच्चों मैं टॉपिक्स के आपके क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर लेती हूँ ताकि हमेशा से आपको ये आइडिया रहे कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसको हमें कैसे आंसर करना है। हर टॉपिक को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसके क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी प्लानिंग के जो पहले के टॉपिक्स हम कर चुके हैं, उसके फीचर्स, उसके टाइप्स ऑफ प्लान्स, प्लानिंग प्रोसेस, और उन लिंक्स को आप दोबारा से सारी वीडियोस जाके देखिए और उसकी हेल्प से आप ये इस तरह के क्वेश्चंस आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो see you next time with another chapter of the same volume, and the chapter is organizing.